नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो आज राजस्थान को भजन लाल शर्मा के तौर पर राजस्थान का नया मुख्यमंत्री मिल गया। आपको मीडिया में ये खबरें बिल्कुल इसी तरह से दिखाई जा रही होंगी कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ सही चल रहा है और एक नई पौध जो तैयार की जा रही है नेताओं की, वो अब एक एक करके दरअसल वो शपथ ले रहे हैं। चाहे हम बात करें छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, लेकिन जो उसके अंदर चिंगारी जो धधक रही है, जो भड़क रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी मध्य प्रदेश का वो शपथ ग्रहण समारोह जहां पर शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग वहां पर मौजूद थे और लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान अपनी बहनों से मिलते हुए नजर आए और जो तस्वीरें लगातार सामने आई, उसने ये बताया कि जो सब कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है, दरअसल अंदर खाने बगावत के नए सुर जो हैं वो उभर कर आ रहे हैं। जिन कद्दावर नेताओं को निपटाने की पूरी कोशिश की जा रही है, वो कद्दावर नेता अब अपने आप को असर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल कई उठ रहे हैं और कुछ सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं वो ये कि क्या मोदी काल में सिर्फ अब योगी ही आखिरी कद्दावर क्षत्रिय नेता रह गए हैं? क्या मोदी ने अपने रास्ते के सारे कांटे हटा दिए हैं? क्या अमित शाह के लिए 2029 का रास्ता साफ किया जा रहा है? क्या वसुंधरा रमन सिंह के बाद अब योगी की बारी है? बड़े नेताओं को साइडलाइन कर उनकी जगह नए चेहरों पर दाव लगाकर बीजेपी आखिर क्या हासिल करना चाहती है और इससे क्या संकेत देने की वो कोशिश कर रही है? 2024 की तैयारी या फिर वजह कुछ और है? क्या बीजेपी नए नेताओं को सीएम बनाकर कार्यकर्ताओं को कोई मैसेज देना चाहती है? ये वो वाजिब सवाल हैं जो शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने के बाद उठ खड़े हुए हैं। और आपको लग रहा होगा ये कोई पहली बार हो रहा है कि वसुंधरा और शिवराज को साइडलाइन किया जा रहा है। आपको याद करना चाहिए 2014 के बाद से किस तरह से उस वक्त के विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिन्हा को किस तरह से साइडलाइन किया गया था और फिर उसके बाद मार्गदर्शक मंडल बनाया गया और तमाम जो दूसरी लीग के जो नेता थे, उस वक्त की टॉप जो बीजेपी की लीडरशिप थी, मोदी काल में उन सबको उसमें डाल दिया गया और एक तरह से उनकी राजनीति पूरी तरीके से खत्म कर दी गई। आपको वो भी याद रखना चाहिए कि 2011 और 2013 के दौरान जब ये डिस्कशन चल रहा था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, तब वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान दो ये ऐसे नाम थे जो बहुत तेजी से रेस में आगे चल रहे थे और इन्होंने अपनी दावेदारी एक तरह से पेश करनी भी शुरू की थी। संभावनाएं तलाशी जा रही थी, लेकिन उसके बाद उस युग में फिर मोदी काल जो है वो सामने आया और उसके बाद तमाम नेता जो हैं वो साइडलाइन कर दिए गए। आपको मनोहर लाल खट्टर, रघुवर दास, देवेंद्र फडणवीस, गोवा से लेकर गुजरात और गुजरात से लेकर उत्तराखंड, इन तमाम राज्यों और तमाम नेताओं देखना चाहिए जो वहां पर सीएम पद पर बैठे हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस तो अब उप मुख्यमंत्री हैं, खैर महाराष्ट्र के, उनका डिमोशन कर दिया गया है। आपको इसे समझना चाहिए कि किस तरह से जो नेता हैं उनको साइडलाइन करके मार्गदर्शक मंडल में पहुंचाकर एक तरह से पूरा रास्ता मोदी जी अपने लिए साफ कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनके बराबर कोई भी आकर खड़ा हो या कोई भी एक ऐसा नेता जो हिम्मत करे कि उनकी आंख में आंख डालकर वो बात कर सके या उनको चैलेंज करता हुआ नजर आए। उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तमाम नेताओं को जो है निपटाया जा रहा है और एक नई पौध इस तरह की खड़ी की जा रही है जिनकी कमर में लचक हो, जो एक तरह से कहें कि कठपुतली की तरह काम करें, जो सारे इंस्ट्रक्शंस सिर्फ दिल्ली में बैठे हुए दो नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी से लें और जी हुजूरी करते हुए नजर आए। अगर आप नजर दौड़ाएंगे तमाम राज्यों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आपको बखूबी नजर आएगा उन तमाम नेताओं के नाम जो शायद मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी ने सुने भी नहीं थे। और अब इस फहरिस्त में सिर्फ एक नाम बचा है और वो है योगी आदित्यनाथ का। तो क्या योगी आदित्यनाथ को निपटाने की तैयारी चल रही है? और इसकी बानगी देखने के लिए मिली मध्य प्रदेश में जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, अमित शाह स्टेज पर और उसी वक्त योगी आदित्यनाथ भी स्टेज पर थे और इधर से एक तरह से गुजरते हैं
तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। ये वो मैसेजिंग है जो दरअसल देने की कोशिश की जा रही है और स्टेज से भी एक तरह से बताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और अब आपको है कि किस तरह से जनवरी के महीने से जो राम मंदिर को लेकर पूरी एक नई सियासत जो शुरू की जाएगी, उसमें देखना ये बेहद महत्वपूर्ण होगा कि योगी आदित्यनाथ की उसमें अहमियत क्या होती है, उन्हें क्या अहमियत दी जाती है, क्योंकि आखिरी वही योगी आदित्यनाथ बचे हैं। और आपको ये याद रखना चाहिए कि 2017 में योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी अमित शाह की पसंद नहीं थे, बल्कि मनोज सिन्हा लगभग उनकी ताजपोशी की तैयारी हो गई थी कि वो मुख्य जो है बनने जा रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से दमखम दिखाया, जिस तरह की तमाम उस वक्त की उन्होंने सियासत की, बाजी पलट गई और योगी आदित्यनाथ वहां के सीएम। और अब लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ऐसे चैलेंजर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं तमाम बारीकियों पर हम बात करेंगे, जवाब हम ढूंढेंगे जो फिलहाल मैंने रखे हैं आपके सामने। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान गए हैं जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 3 खास मेहमानों को। अनिल शर्मा जी हैं जो कि राजस्थान से, जयपुर से मेरे साथ सीधा जुड़ गए हैं। राकेश अचल जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं और हेमंत अत्री जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो तीनों वरिष्ठ जो मेहमान हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। और शुरुआत अनिल जी मैं आपसे सबसे पहले करना चाहूंगी क्योंकि आज खबरों में राजस्थान है। क्या वसुंधरा राजे को निपटा लिया गया है? क्या भजन लाल शर्मा ही अब राजस्थान का नया चेहरा बनने जा रहे हैं, या फिर अंदर खाने कोई एक ऐसी आग, ऐसी चिंगारी भड़क रही है जिसको दबाने की तो बहुत कोशिश की जा रही है, आज मैनेज भी करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन क्या आपको लग रहा है जिस तरह की तस्वीरें मध्य प्रदेश से सामने निकल कर आई, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने अपना स्टेटस जो है वो चेंज किया ट्विटर पर और उन्होंने भैया और मामा जो लिख दिया, और उसके बाद जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं, ये एक तरह की अंडर मैसेजिंग है, वो एक तरह से अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है ऐसा ही कुछ हमें राजस्थान से भी देखने के लिए मिल सकता है? बुशरा जी बिल्कुल मिल सकता है और मैं मानता हूं कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कोई भी हो इंपॉर्टेंट पोजीशन में बैठा हो उसको अंतर तो पड़ेगा। देखिए बुशरा जी, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है। मैं मानता हूं जो 2 टाइम का मुख्यमंत्री है, इस टाइम आप बिल्कुल उनको साइडलाइन कर दो या इग्नोर कर दो तो वो शायद इतना आसान नहीं होता है किसी के लिए भी डाइजेस्ट करना। मैं मानता हूं सिमर तो कुछ ना कुछ 100% कर ही रहा होगा। देखिए, क्योंकि डायरेक्टली आप किसी से वसुंधरा जी जाके ये क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं कि क्या आप नाराज हैं, इसका जवाब तो ये मिलेगा नहीं मैं नाराज नहीं हूं, बट अंदर ही अंदर सिमर होता हुआ दिखता है। दूसरी बात क्या बुशरा जी, आपको एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हो और आप महिला का बिल भी लाते हो, विधेयक जो रिजर्वेशन का है, पर जब महिला के ऊपर बात आती है तो बीजेपी में आप मुझे बताइए, वसुंधरा के कद की कोई महिला नेता अब की तारीख में नहीं थी, आपने उनको साइडलाइन करा। कौन सी महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। साइडलाइन करा कोई बात नहीं, मुझे तो पिछली बार ये भी लगा था जो आपने अभी योगी आदित्यनाथ के लिए बोला कि देखा भी नहीं, ऐसा ही मैं बोलूंगा ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहे हो आप। तो क्या आदमी को अंदर ही अंदर बुरा नहीं लगेगा? मेरा एक क्वेश्चन, उसको बुरा लगेगा और लगना भी चाहिए, स्वाभाविक तौर पे लगना चाहिए, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट पोजीशन में रहे हो। फिर दूसरी बात है पॉलिटिकली आप सीनियर हो मोदी के और अमित शाह के, तो आपको तो बुरा लगेगा ही लगेगा, ऑब्वियस है। तो मैं मानता हूं कि या तो महिला की बात करना छोड़ दीजिए, अगर आप करते हैं तो कम से कम ड्यू रिस्पेक्ट तो दीजिए। जो आप सीएम बना रहे नहीं बना रहे दैट इज डिफरेंट, बट आप रेस्पेक्ट तो दीजिए। आप तो रेस्पेक्ट देना बंद कर देते हैं, तो ऐसा क्या होता है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। और राजस्थान में आज हुआ, आपने ओथ भी मैं देख रहा हूं, भी आपके पिक्चर्स भी चल रहे हैं। मेरा इससे वाला पिक्चर देखते जब अनाउंसमेंट हुआ था सीएम का, आपने पर्ची, अमरनाथ जी ने पर्ची पकड़ाई किनको, वसुंधरा जी को, वो पर्ची आपने वसुंधरा जी से खुलवाई। ये कौन सी डेमोक्रेटिक पार्टी है कहती है हम डेमोक्रेटिक हैं? क्या ये डेमोक्रेटिक वे था सीएम का नाम अनाउंस करने का? क्या लेजिस्लेशन पार्टी मीटिंग के अंदर नहीं करना चाहिए था कॉन्सेंसस? उसमें एक ही डर था, अगर वो वैसे करते तो वसुंधरा जी का नाम ऊपर ही ऊपर आता, तो ज्यादा से ज्यादा एमएलए वसुंधरा जी का नाम लेते। इसलिए आपने क्या करा, दिल्ली से
लिख के भेज दी है। मैं आपके शो में पहले भी बोल चुका था, समोसे कचौरी खाइए और नाम पढ़िए, अपने अपने घर जाइए। ये वही हालत है। आपकी इंट्रोडक्शन में आपने एक बात और बोली, ये क्यों हो रहा है? ये क्या जनरेशनल चेंज है? क्या ये, देखिए अगर आप बीजेपी वालों से पूछेंगे तो आपको एक रिप्लाई बड़ा अच्छा मिलता है आजकल अब राजस्थान में पर्टिकुलरली, कि आप देखिए एक पार्टी के कार्यकर्ता को भी हम सीएम बना सकते हैं। पर ये बात नहीं है। बात ये है, मतलब ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए सारे कार्यकर्ता भी मान के चल रहे हम कभी भी सीएम बन सकते हैं। उनको कोई ऐसा आदमी चाहिए था जो सरकार के कामकाज में जो दिल्ली से ऑर्डर्स आए वो रोक टोक नहीं करे। उनको वो मिल गया। वसुंधरा जी होती, आपने शुरू में एक वर्ड करा असर्टिव, शी इज असर्टिव। शी मतलब वो रबर स्टैम्प नहीं है, ये बात समझनी पड़ेगी। वो अपनी अकल से चलती। ये इनको चुन के एक संदेश मेरे हिसाब से दिया गया है, जो हम चाहेंगे हम करेंगे। नहीं तो जो पार्टी कहती है कि आपने बड़ा अच्छा पिक्चर लगाया अभी वीडियो, ये पर्ची उसी टाइम खोली गई थी एंड यू कैन सी द एक्सप्रेशन ऑन फेस ऑफ वसुंधरा राजे। वो राजनाथ जी से पूछ रही है, ऐसा लग रहा है ये क्या है, ये क्या नाम है, ऐसा लगता है देखें तो आपको। मुझे लग रहा है ये जो बीजेपी अपना को डिफेंड करेगी वर्कर्स के नाम पे, कोई भी वर्कर बन सकता है, मेहनत करिए। पर बेसिक बात क्या है, 2024 के चुनाव से पहले वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और दूसरी बात मुझे लगती है कि शायद नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनावों को प्रीपोन करेंगे। ये मेरी खुद की सोच है। जी बिल्कुल। और कल से जो आपने बात बोली है लास्ट में, कल से वो 55 दिन जो हैं वो चल रहे हैं कि 55 दिन बचे हैं। और जेपी नड्डा की एक बात से उठाया गया है, वो एक कॉन्क्लेव में गए थे और वहां से इस बात को उठाया गया है, 55 दिन की जो बात की जा रही है। तो अगर हम काउंट भी करें कि माना कि अप्रैल में भी अगर चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के, तो तब भी 55 दिन तो कहीं से भी नहीं बचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर बताया जा रहा है कि जो एक्सपेक्टेड जो इलेक्शन की डेट्स होती हैं उससे कहीं पहले किया जा सकता है, क्योंकि अभी ये लग रहा है नरेंद्र मोदी, अमित शाह को कि अभी सब कुछ उनके फेवर में है। और वो कहीं ना कहीं उन्होंने ये मान लिया है कि द फाइट फॉर 2024 इज डन एंड डस्टेड, यानी कि उन्होंने जीत ली है और वो तीसरी बार भी आने जा रहे हैं। जी एक सेकंड लूंगा बीच में आपको, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। इसका एक कारण, बहुत बड़ा कारण और है, इंडिया अलायंस को खड़े नहीं होना देना 2024 के चुनावों से पहले। आपको प्रीएम्प्ट करना है, प्रीएम्प्ट करके आपको काम करना है। बेसिक रीजन ये भी है। लेकिन सवाल ये भी अनिल जी, आप ही से पूछ रही हूँ, फिर उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगी, क्योंकि कनेक्टिंग क्वेश्चन है कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान की बात करें। वसुंधरा राजे तो फेस पर नजर आती हैं कि वो बहुत असर्टिव है, वो अपने आप को असर्ट करती हैं और लगातार उन्होंने शक्ति प्रदर्शन से लेकर तमाम चीजें की, हालांकि कुछ काम नहीं आया और फिर एक तरह से वो पूरी तरीके से साइडलाइन हो गई। सवाल ये उठता है, वसुंधरा राजे जैसी नेता जो कि 2 बार चीफ मिनिस्टर रही हो, जो टॉलेस्ट लीडर हो, और अगर पूरी भारतीय जनता पार्टी में देखें तो सबसे बड़ी एक महिला फेस है, जैसा आपने मेंशन भी किया, क्या वो सिर्फ एक विधायक बन के रह जाएंगी? क्या वो भजनलाल शर्मा के अंडर काम करेंगी? ये सवाल उठ रहे हैं। और क्या जिस तरह से उन्होंने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जेपी नड्डा ने कार्यक्रम में कहा, तो क्या बड़ी जिम्मेदारी क्या देंगे? क्या वो केंद्र में उनको कुछ नया दे सकते हैं, कुछ बड़ा पद दे सकते हैं, कोई बड़ी मिनिस्ट्री दे सकते हैं? क्या उससे वो खामोश हो जाएंगी? तो ये सवाल जो उठ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है ये इसके कोई जवाब अभी तक मिल पाए हैं, या आपको लग रहा है कोई किस तरह की पॉसिबिलिटीज जो हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं फिलहाल? मैं ये तो नहीं मानता हूं बुशरा जी की सीएम की जो पोस्ट होती है वो यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर के बराबर होती है। देखिए सीएम का प्रोटोकॉल होता है, सीएम के साथ कई चीजें होती है, आप स्टेट के हेड होते हो। जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, आप चाहे कितना भी बड़ा बना दीजिए, उसको भी वो फैसिलिटीज नहीं मिलती जितनी स्टेट के अंदर एक सीएम को मिलती है। मैं दोनों का कंपैरिजन ही नहीं मानता हूं। अब नड्डा जी क्या बोले, बीजेपी में देखिए बोलते बहुत है, मैंने आपको बोला ना, पहले भी बोले, देखो हमारे यहां तो एक कार्यकर्ता को भी हम सीएम बना सकते हैं। फैक्चुअल ये नहीं था, फैक्चुअल ये है कि हम ऐसा आदमी चाहते थे जो हमारा कहना माने, बेसिकली स्कीम ऑफ थिंग्स में जो फिट बैठता हो, हम जो ऑर्डर दें उस पर चले। तो मतलब सरकार रिमोट कंट्रोल्ड हो, दिल्ली से चले, वो सिर्फ साइन करते जाएं पेपर्स को। कारण ये है। अब आपने वसुंधरा जी का पूछा है मेरे से, बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये तो वसुंधरा जी ही बता पाएंगी कि उनके मन में क्या है। पर हां, अगर मैं होता, मैं अपने बारे में बात करता हूं,
तो क्या मैं तैयार होता? अगर मैं वसुंधरा होता तो क्या मैं तैयार होता? एक एमएलए बन के रहने के लिए बिल्कुल नहीं होता। तो मैं क्या करता? मैं जोड़ तोड़ कोशिशें करता रहता किसी तरह से, या तो मेरे को वो पोजीशन वापस मिले, चाहे मैं हारूं चाहे जीतूं, पर मैं कोशिश जरूर करता। मैं ये नहीं जानता हूं जी वसुंधरा जी के दिल में मन में क्या है, पर ये मैं मानता हूं कोशिश जरूर करता। अगर मैं वसुंधरा जी होता, अभी भी कोशिश करता, और 2024 के चुनाव पार्लियामेंट के, उसकी भी कोशिश करता कि उसमें बीजेपी का रिजल्ट एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं आना चाहिए, उनकी सीटें कम होनी चाहिए। ओके। फिर मोदी और शाह का पावर जो है उसको हम क्वेश्चनेबल बना सकते हैं। बुशरा जी। जी हेमंत जी, आपके पास आ रही हूँ मैं राकेश जी। हेमंत जी, आपसे मेरा सवाल, क्या अब आपको लग रहा है कि सबको तो निपटा लिया गया है? दो बचे थे लास्ट, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे। अब उनको भी पूरी तरीके से निपटा लिया है। उनकी हैसियत अब सिर्फ एक एमएलए की रह गई है। उनके नाम पर चुनाव लड़ा, तमाम उस फायदे जो है लिए गए। और मैं देख रही थी कि अगर हाशिए की 4 में से 3 महिला जो है मध्य प्रदेश में, उन्होंने बीजेपी को वोट किया है। इसका मतलब आप ये समझिए कितना बड़ा ये आंकड़ा है कि जिन्होंने, कितना बड़ा नंबर है जिन्होंने बीजेपी को वोट किया। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, अमित शाह को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उनको लगा ये तो भाई एक तरह से चैलेंजर की भूमिका में हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि 2013 2011 की बात, जब नए चेहरों की बात हो रही थी कि बीजेपी का सीएम कौन बन सकता है, तो इनके नामों की चर्चा बड़े पैमाने पर थी। तो अब आपको लग रहा है कि आखिरी जो कॉफिन में कहते हैं ना, जैसे कि जो ठोकना होता है, आखिरी कील, वो आपको लग रहा है कि अब सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ रह गए हैं। और हमने मध्य प्रदेश में देखा कि आई कांटेक्ट भी नहीं हुआ और वो तमाम अंडर मैसेजिंग चल रही है। तो अब बारी आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ की है? देखिए बुशरा जी, जो कद्दावर नेताओं की बात अभी तक चल रही है इस शो के अंदर, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक रूप कर दिया गया है पूरे देश के अंदर, अगर योगी को छोड़ दिया जाए तो। और आपका बहुत वाजिब सवाल है कि योगी का नंबर क्यों है अब, उसका बहुत साधारण कारण है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पैतृक संगठन है आरएसएस, और जो योगी है, योगी आदित्यनाथ, उनका आरएसएस से कोई वास्ता नहीं है। वो हिंदू महासभा के नेता थे, जिसकी विचारधारा कहीं ना कहीं हिंदुत्व की होने के कारण वो सारा उनका आरएसएस के नेताओं के साथ, और आरएसएस के ब्लू हाइट बॉय भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। जब 2017 में उनको सीएम बनाया गया, आपने बड़ा अच्छा फरमाया इंट्रोडक्शन में, आपने कहा कि साहब उस टाइम मनोज सिन्हा ने जाके सलामी भी ले ली थी बनारस में, अगर आपको ध्यान हो तो, और मंदिर में दर्शन भी कर लिए थे। उसके बावजूद ऑल ऑफ ए सडन सारा खेल पलटा और आरएसएस पुट इट्स फुट डाउन और उनको बना दिया गया। अब जो आप पूरी बातचीत कर रहे थे, इसमें मैं जो 2-3 चीजें जो अनिल जी से पहली बार डिफर करना चाहूंगा, टू पुट द थिंग्स इन द पर्सपेक्टिव। हम जो बात करते हैं वो हम परंपराओं की बात करते हैं। योगी हो और अमित शाह हो, उनके साथ परंपरा और ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं चल सकती, ये अनिल जी भी स्वीकार करेंगे। दे आर चैंपियंस ऑफ सरप्राइज। उनकी जो पूरी सियासत है वो सरप्राइजेज की सियासत है, और उनको जिस वो संगठन से आते हैं उसकी कमियों का पता है, क्योंकि उसी में पले बड़े हैं वो। इसको एकदम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे सारे साथी, आई विल रिक्वेस्ट देम, और आपके दर्शक भी कहेंगे कि ये नया पर्सपेक्टिव। पिछली बार जब कमलनाथ की सरकार गिराई गई, ऑपरेशन लोटस बनाया गया, तो उस टाइम तो वो किसी को भी बना सकते थे दिल्ली से। उस टाइम उन्होंने शिवराज को क्यों चुना? उस समय तोड़ फोड़ की सरकार थी और एक तजुर्बेकार आदमी चाहिए था, इसलिए उन्होंने शिवराज को बुला करके 4.25 साल के लिए वहां प्लांट कर दिया गया। ये सच बात है। अगर वो चाहते तो किसी को भी बना सकते थे, लेकिन सरकार चलाने में दिक्कत आती, तो उन्होंने उनको यूज कर लिया। और जब उनको बनाया गया तभी उन्होंने ये तय कर लिया था कि अगली बार जब भी दाव लगेगा, हमने इनको एक एक्स्ट्रा बोनस दे दिया है। 4.25 साल उनका नहीं बनता था, वो चुनाव हारे हुई थी भारतीय जनता पार्टी, उसके बावजूद ऑपरेशन लोटस से बनाया गया। ये बात स्पष्ट है। अब जिस संगठन से ये लोग आते हैं, इसमें सारे सवालों के आपके जवाब एक ही में मिल जाएंगे, जो सारे सवालों के। जिस संगठन से ये आते हैं उस संगठन के अंदर सवाल पूछना मना है, नाराजगी जताना मना है आरएसएस के अंदर। इसीलिए शिवराज सिंबोलिज्म कर रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे, ठोस बात कुछ नहीं करे। उन्होंने इशारों में कहा कि मैं मर जाऊंगा, अपने लिए ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। उसका भी हाईकमान बड़ा सीरियस कॉग्निजेंस लेगा समय आने पर अपने अंदाज में, और उनको निपटाना बहुत अच्छे से आता है। अब आप बात करिए वसुंधरा की। देखिए, एक बात स्पष्ट करनी, वसुंधरा भी उसी बैकग्राउंड, उसी आरएसएस बैकग्राउंड से आती है। उनकी मां भी भाजपा की संस्थापकों में से थी, और जो उनकी मां विजय राजे थी वो भाजपा की टॉप मोस्ट लीडर्स में से एक है। लेकिन उनका भी जो रूट्स है वो आरएसएस में कहीं ना कहीं। एक चीज आपको माननी पड़ेगी, सिंधिया परिवार और खासतौर पर वसुंधरा जी सिंधिया है, रानी लक्ष्मीबाई नहीं है।
इस संगठन के अंदर बगावत की कोई गुंजाइश नहीं है। मार्क माई वर्ड्स, वो चूं भी नहीं करेंगे। स्पष्ट लिख लीजिए इसको। आपका तीसरा सवाल था योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ना तो आरएसएस से आते हैं, ना वो वो क्या नाम है इनका, शिवराज चौहान है, ना वो रमन सिंह है, और ना वो वसुंधरा है। वो हिंदू महासभा के मिलिटेंट टाइप के नेता हैं और उसी उग्र हिंदुत्व के वो सबसे बड़े पैरोकार हैं। और आज की तारीख में, जैसा आपने बिल्कुल राइटली कहा, कि वो दोनों के लिए कहीं ना कहीं चैलेंजर के रूप में सामने आ रहे हैं। ठीक, तो उन था बिल्कुल नहीं बनाना चाह रहे थे, ये बात सच है। और मोदी योगी आज भी पछता रहे हैं कि उनको हमने बना दिया आरएसएस के दबाव में, नहीं तो तब भी खेल कर सकते थे, तब भी मजबूरी में बनाना पड़ा था। और उनको आज की तारीख में जो उनका कद हो गया है बुशरा जी, अगर पूरे देश के आप बीजेपी नेताओं से बात करेंगे जहां जहां चुनाव होते हैं, मोदी के बाद नंबर 2 पे डिमांड योगी की होती है, क्योंकि हिंदुत्वा के नाम पे दुकान खोलनी होती है जाके। और उसमें ऑरेटरी के मामले में जिस तरह का बोलते हैं वो इंस्टेंट कनेक्टर, वो बाबा का वेशभूषा, वो सारी चीजें, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कोर वोट बैंक है उसको हिट करता है। उनको आज की तारीख में, देखिए, मोदी और शाह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि चुनाव से पहले हटाएंगे उसके भी फॉलआउट्स हैं, और चुनाव के बाद हटाएंगे उसके भी फॉलआउट्स हैं। और चुनाव चूंकि अब मार्च में ही हो जाएगा, जैसे सारे साथी स्वीकार कर रहे हैं, मार्च के एंड में और अप्रैल के शुरू में, 1 महीना कम से कम ये प्रीपोन करेंगे। वैसी सूरत में क्या मोदी और शाही इस तरह का पंगा लेना चाहेंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। और योगी को हटाने की कोशिश वैसी नहीं होगी जैसे कि शिवराज को मना कर दिया आपने, रमन सिंह को कर दिया, वसुंधरा को कर दिया। उसके लिए बहुत बड़ा दमखम चाहिएगा। क्या वो ये सही समय है? इस पे मुझे थोड़ी सी संशय है, एक बात। दूसरी बात, वो चुप भी नहीं बैठेंगे। हिंदू महासभा से आते हैं, उनको आरएसएस से कोई लेना देना नहीं, और जब मौका आएगा बीजेपी से भी कोई लेना देना नहीं। उनके लिए मुख्य, उनको पता है आज की तारीख में प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है, चीफ मिनिस्टर वो हट कैसे जाएंगे? तो इसके लिए ही विल गो टू एनी लेंथ। अब जो आपने कहा, जो आपने अनिल जी से भी सवाल पूछा कि होगा क्या, सिंपल सी बात है। आज तक जो अगर आप थोड़ी सी 2 मिनट का समय दें मुझे, 2014 से लेकर के जब से मोदी और शाह आए, इन्होंने किया क्या है? सबसे पहले जैसे सीएम बने, प्रधानमंत्री बने, तो गुजरात की सीट खाली हुई। बिल्कुल सीरियल वाइज चलिए, बहुत ब्रीफ। उस समय अमित शाह की क्या इच्छा थी कि मैं, मोदी जी दिल्ली जा रहे हैं, मैं चीफ मिनिस्टर बनूं। क्या वो बने? उनकी हार्दिक इच्छा थी। आनंदीबेन पटेल बनी, नहीं बनाया। अमित शाह सबसे बड़े हमराज हैं मोदी के, हर चीज उनके, हर चीज के वो है, लेकिन सीएम नहीं बनाया। आगे चलिए, तत्काल बाद आनंदीबेन बनी, उसके तत्काल बाद अक्टूबर में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव हुए। महाराष्ट्र में नेता कौन थे? एकनाथ खड़से, अगर आपको याद हो तो, और दूसरे थे गडकरी साहब। चुनाव में भाजपा का सीएम बना, कौन बना? देवेंद्र फडणवीस। एकनाथ खड़से का क्या हाल किया गया? चू नहीं की उन्होंने, वो चुपचाप एनसीपी में चले गए, वेट किया, चुपचाप चले गए। गडकरी साहब को दिल्ली में लाकर बिठा दिया गया। ये सामने रिकॉर्ड की बात है। उसी समय हरियाणा में चुनाव हुए। हरियाणा में अनिल विज जैसा विधायक 5 बार का, रामविलास शर्मा जैसे जिसके नाम पे चुनाव लड़ा गया, सीएम कौन बने? मनोहरलाल खट्टर जिनको कोई नहीं जानता था। वहां से शुरू हुआ था ये खेल। और उसके बाद जब आनंदीबेन पटेल की जब 75 साल की उम्र हो गई, तो सीएम कौन बना? नाम किसका था? नितिन पटेल का। बने कौन? विजय रूपाणी। पहले दिन से लेकर के आज तक पूरी सीक्वेंस जोड़िए। उसके बाद आप स्थिति देखिए, विजय रूपाणी आज क्या है? सीएम बने थे, आज क्या है? वो पंजाब के प्रभारी हैं, साइड लाइन, इज आउट। उसके बाद आप चलिए येदुरप्पा को आपने कहा कि साहब आप 75 साल के हो गए, चले जाइए। येदुरप्पा चले गए, उसका जो हश्र हुआ वो अलग बात है। तब इनको पता लगा कि ये तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, उन्होंने वापस आके सीएम बना दिया उनको। ये मोदी शाह की जोड़ी बता रहा हूं मैं आपको, वापस सीएम बनाया। उसके बाद चुनाव पार्टी फिर भी हार गई। अब जब चुनाव आया लोकसभा, इसका विधानसभा का, उनको घर से बुला करके, अमित शाह उनके घर जाते हैं ब्रेकफास्ट में, उनको दिल्ली पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बना दिया जाता है। किसकी जगह? नितिन गडकरी की जगह। एक तीर से 2 निशाने, गडकरी आउट, ये अपना क्या नाम, येदुरप्पा अंदर। अब चुनाव फिर भी हार गए कर्नाटक का। अब क्या किया? येदुरप्पा के बेटे को उसका कर्नाटक का अध्यक्ष बना दिया गया। ये रिकॉर्ड की बात है। आपको समझना पड़ेगा इन दोनों की मंशा क्या है। जो अनिल जी ने कहा, लोकतंत्र का रिमोट तंत्र बनाया जाना है, पूरे देश में इफेक्टिवली लागू कर दिया है जहां जहां भाजपा की सरकार है। एक उत्तर प्रदेश बचा हुआ है, इसको उत्तर प्रदेश को सेटल करके, क्योंकि उसमें उत्तर प्रदेश में बहुत सारी इंट्रिकेसीज है, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें, बहुत बड़े स्टेट्स हैं। किसी भी सूरत में वहां पर भी वो रिमोट चाहेंगे, और वहां पर भी ओबीसी चेहरे के लिए मोदी जी 1-2 बार प्रयास कर भी चुके हैं पहले, ऐसी बात नहीं। लेकिन योगी को ना तो हटाना आसान है, और ना उनको हटा करके किसी के थ्रू शासन चलाना
वो भी आसान नहीं है। तो समझना ये पड़ेगा कि जी। हर व्यक्ति का इलाज अलग अलग है। वसुंधरा राजे का मैं ये मानता हूं, हम्म। अनिल जी राजस्थान से हैं, वसुंधरा को उनके बेटे की हम्म। जगह टिकट दी जाएगी और उनको दिल्ली में एक मंत्री बना के साइड में बिठा दिया जाएगा, जो मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है। और बेटे दुष्यंत को उनकी सीट से विधानसभा लड़ा दिया जाएगा, जो एक सर्वसम्मत, जो आज की तारीख में लगता है, क्योंकि घर वो भी बैठने की उम्र नहीं है उनकी और घर बिठाने से नुकसान भी होगा। शिवराज चौहान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, सारे साथी स्वीकार करेंगे, उन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। जिस तरह की उन्होंने ये शब्द दो चार यूज किए अलग अलग, उसमें उनको संगठन में वसुंधरा की जगह वाइस प्रेसिडेंट का पद देके दिल्ली में लाया जा सकता है। उनको किसी भी सूरत में, प्लीज मार्क माई वर्ड्स, मध्य प्रदेश में समानांतर पावर सेंटर बनने नहीं दिया जाएगा। ये मोदी शाह की आप अब तक के कामकाज से देख लीजिए। रमन सिंह को ऑलरेडी रिहेबिलिटेट किया जा चुका है, उन्होंने मान भी लिया अपनी नीति को कि मैं स्पीकर बन के ठीक हूं। ये है पूरा लबोलुआ। कुल मिलाकर के निश्चित मानिए, शिवराज की इन अटरिंग्स के बाद उनका मध्य प्रदेश में कायम रहना मेरे हिसाब से लगभग नामुमकिन है। उनको दिल्ली में भी मंत्री नहीं बनाएंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा संगठन में उपाध्यक्ष बना करके उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। ओके, तो आपने बहुत डिटेल में लगभग तमाम चीजों को आपने यहाँ कवर कर दिया है। लेकिन राकेश अचल जी, जो मध्य प्रदेश में जो सियासत हो रही है, जो सियासत शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, जिस तरह के जज्बाती वो मैसेजेस और वो तमाम चीजें जो कर रहे हैं, और एक तरह से अपनी ताकत का मुजाहिरा भी वो कर रहे हैं उसके साथ साथ, और इस तरफ वसुंधरा राजे, ये जो इन नेताओं को निपटाया जा रहा है और उसके बाद कुछ क्लियर नहीं किया जा रहा है। जेपी नड्डा अगर ये कहें कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन अब जिस तरह से अभी हेमंत जी कह रहे थे कि बहुत नहीं लग रहा कि किसी तरह से ऐसी कोई जिम्मेदारी दी जाएगी जिसके बारे में बात की जाए। आपको क्या लग रहा है, आखिर मोदी और शाह की ये जोड़ी करना क्या चाहती है? ये जो रबर स्टैम्प जो उन्होंने अभी चेहरे बनाने शुरू किए और अब लगभग तमाम राज्यों में है जहां जहां सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, एक उत्तर प्रदेश को छोड़कर, तो अब आपको क्या लग रहा है, आखिर इससे हासिल क्या करने की कोशिश की जा रही है? क्या ये इनका अति आत्मविश्वास है, इनको लगता है कि सिर्फ इनकी बिना पर ये सब कुछ हो सकता है, या फिर ईवीएम बाबा पे कुछ ज्यादा यकीन है? राकेश जी, राकेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है उनसे मेरा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अनिल जी और हेमंत जी, आप दोनों में से कोई इसका जवाब देना चाहें? अनिल जी आप, और फिर उसके बाद हेमंत जी। क्या आपको लग रहा है, जो मैंने सवाल पूछा कि आखिर बीजेपी हासिल इसे क्या करना चाह रही है? अगर ये कहा जाए कि कार्यकर्ताओं में कि एक तरह का जोश कि भाई देखिए किसी को भी हम बना सकते हैं, तो सब लगिए काम पर और संगठन को आप मजबूत करिए, आपका भी नंबर कभी भी आ सकता है। लेकिन वो लोग जिन्होंने सालों साल शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे के साथ काम किया, उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड रहे, क्या आपको नहीं लगता कि उनको लगेगा कि उनके साथ दगा की गई है और हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल लगेगा बुशरा जी, मैं मानता हूं, पर किनको लगेगा? मैं वही समझाना चाह रहा हूं। अगर आप राजस्थान आएंगे तो राजस्थान बीजेपी में एक नारा बहुत चला है, देखो एक कार्यकर्ता को कहां बैठा दिया। मतलब सबके दिमाग में अभी भरा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की बीजेपी में वैल्यू कितनी है, जो कांग्रेस में नहीं है। पर क्या ये डेमोक्रेटिक वे था? क्या ये डेमोक्रेटिक वे है? शिवराज जी की बात कर रहे हैं आप, बेचारे वो तो खेत में कल चने बो रहे थे, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो। उनका एक फोटोग्राफ आया था जिसमें वो चने बो रहे थे। क्या इतनी बुरी हालत हो गई चीफ मिनिस्टर की? शायद वो करीब 16 साल 16.5 साल सीएम रहे हैं, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो। क्या उस आदमी ने और जीता के, आपने बिल्कुल सही कोट करा कि जो महिलाएं हैं उन्होंने बिल्कुल थोक भाव से वोट दिए थे शिवराज को चीफ मिनिस्टर देखने के लिए, लाडली बहन योजना को चलते हुए देखने के लिए। पर अंत में क्या हुआ? अंत में आज वो कहां हैं? बेचारों के पिक्चर्स देखता हूं तो लगता है तो चने बो रहे हैं, कभी लोगों से मिल रहे हैं, और क्या करें, अब उनके पास कोई काम बचा नहीं। वसुंधरा जी को देखता हूं तो भी मुझे ऐसा लगता है, जबकि आप अगर वसुंधरा जी के घर के बाहर से भी निकल जाएंगे आज की तारीख में, तो आप पाएंगे सिविल लाइंस में उनका घर है, जो गवर्नमेंट उनका हाउस है, वहां पाएंगे करीब करीब 100-200 गाड़ियां खड़ी हैं आज की तारीख में भी। पर क्या हुआ उन 100-200 गाड़ियों का? कुछ नहीं, क्योंकि आपने एक चिट दी, उसको निकाल के दे दिया। एक हेमंत जी की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। देखिए, योगी को हटाना इतना आसान नहीं है। योगी जी एक तरह से आपके लिए, अब वर्ड तो सही नहीं है, मैं माफी चाहूंगा दर्शकों को बुरा लगे तो, जी का जंजाल है।
अगर आप उनको हाथ लगाएंगे तो आप मार खाएंगे, नहीं लगाएंगे तो आप ऊपर मार खाएंगे। मतलब ऊपर का मतलब है सेंट्रल लीडरशिप। अब सेंट्रल लीडरशिप आप समझते कौन है? तो ना उगलते बन जी। रहा है ना निगलते बन रहा है। अभी हालत ये, चाहे वो चाहते हो नहीं चाहते हो, पर हाथ नहीं लगा पा रहे, कि उनको पता है अगर यूपी में हमने ऐसा करा तो यूपी की जनता उनके साथ खड़ी है। क्योंकि वही जो अभी हेमंत जी ने कहा, एक तो ओरेटर अच्छे हैं और दूसरा वो बिल्कुल कट्टर हिंदूवादी छवि के नेता हैं। और वो तो ये मान के चल रहे हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर मैं ही हूं। बीच में रोड़ा है तो अमित शाह है, इसीलिए अमित शाह को वो पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि उनको लगता है मेरा चैलेंजर ये है। तो इन दोनों चीजों को अगर आप देखेंगे तो इतना आसान नहीं है यूपी में चेंज करना, जितना राजस्थान, मध्य प्रदेश या और रमन सिंह की आप बात करें छत्तीसगढ़ में, मैं मानता हूं वो तो वैसे भी वो हर चीज में खुश नजर आते हैं मुझे, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता, बनाइए मत बनाइए, इज ए कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ मैन। वसुंधरा जी का मैं अभी भी मानता हूं, हेमंत जी उस पर मेरे को थोड़ा सा शंका है। जितना मैं वसुंधरा जी को समझता हूं, वो इतनी आसानी से इस चीज को नहीं लेंगी, वो इस गेम को खेलेंगी, वो ऐसे आसानी से हार नहीं मानेंगी। मैं ये मान लूं कि वसुंधरा जी को जानते हुए और वो कल चुपचाप बैठ जाएंगी, शिवराज जैसे नहीं बैठ सकती। अचल जी आ गए अब तो वापस आपका क्वेश्चन जो था अचल जी के लिए जी जवाब। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तमाम एक्सपर्ट है कि सवाल किसी के को भी जा सकता है। राकेश जी, सवाल मेरा आपसे यही है कि ये जो सब कुछ अभी फिलहाल हमें भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत नजर आ रही है, हालांकि ये कोई नई नहीं है, लेकिन शायद जितने बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे थे, उनके साथ जो किया गया है, उनके नाम पर चुनाव लड़के, हालांकि हम कहें कि ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली सही, लेकिन चुनाव उनके नाम पर लड़ा गया, जो ये किया जा रहा है। और उसके बाद जो रबर स्टैंप सारे चीफ मिनिस्टर बिठा दिए गए हैं तमाम राज्यों में, सिर्फ एक उत्तर प्रदेश को छोड़कर, आखिर इसे हासिल क्या करना चाहती है? क्या आपको नहीं लग रहा कि क्या ये सब कुछ ऐसे ही शांत कर लिया जाएगा, या आपको लग कि कहीं ना जो बगावत है वो कभी ना कहीं सामने निकल कर आएगी, एक चिंगारी है जो सुलग रही है, जो कभी भी आग बन सकती है? बुशरा जी, धन्यवाद आपका। अभी मैं मित्रों को सुन रहा था और खासतौर पर हेमंत जी ने बहुत डीपली इस बात पर अपना मत रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि आग के ढेर में 16 है न चिंगारी है। ये भारतीय जनता पार्टी है और इसमें जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ भी ना नया है ना अप्रत्याशित है। सवाल ये है, मेरा मुद्दा दरअसल क्या है, वसुंधरा राजे ग्वालियर से संबंध रखती हैं, यहाँ की बेटी हैं, और शिवराज सिंह तो मध्य प्रदेश के हैं ही। तो दोनों नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में जो हुआ है वो पहले से तय था। अब सवाल जहां तक है बगावत का, तो मैं आपको बता दूं, हेमंत जी ने कहा है कि वो रानी लक्ष्मीबाई का परिवार नहीं है, सिंधिया है, और सिंधियाओं ने पिछले 75 साल की राजनीति में बगावतें पार्टी के साथ कभी नहीं की। इन लोगों ने जब भी किया है विश्वासघात किया है सामने वाले दल के साथ, जिसके साथ वो कंधे से कंधा मिला के रहे। राजमाता सिंधिया की आप बात करें, कांग्रेस से राजनीति उनकी शुरू हुई और 1967 में उसी कांग्रेस की सरकार को राजमाता सिंधिया ने गिराया और अलग हो गई, मुख्यमंत्री नहीं बनी, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने से ये लोग डरते हैं। मुख्यमंत्री बनने का मतलब है जनता से सीधा संपर्क, डे टू डे का संपर्क, और वो ये राजे महाराजे कर नहीं सकते। यही स्थिति आप देखेंगे 1985 में माधवराव सिंधिया के साथ हुई, जब अर्जुन सिंह को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाने के बाद तत्काल पंजाब का राज्यपाल बना के भेज दिया गया। 72 घंटे माधवराव सिंधिया ने मध्य प्रदेश की राजनीति को अधर में लटका के रखा, लेकिन खुद मुख्यमंत्री नहीं बने। उन्होंने भी एक कठपुतली ढूंढ ली और मोतीलाल वोरा जी, अब तो वो है नहीं बेचारे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और अभी हाल में 2020 में आपने देखा क्या हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जब कांग्रेस से बाहर आए तो वो मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस में नहीं थे। वो अगर बनना चाहते तो वो बहुत पहले तय हो जाता। उनका पार्टी हाईकमान में बहुत घरोबा था, सोनिया गांधी से उनका बिल्कुल किचन तक जाना आना था। मैंने तो उनकी निकटताएं ग्वालियर में देखी हैं, वो आते हैं जाते हैं खाते हैं रहते हैं महल में, वो समस्या नहीं थी, उन्हें कभी मुख्यमंत्री बनना नहीं था। केवल वसुंधरा राजे अपवाद है कि जिन्हें मुख्यमंत्री बनना था और वो नहीं बन पाई। और आज की स्थिति में वसुंधरा राजे को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वो उमा भारती भी नहीं है, वो केशव भाऊ भी नहीं है, वो ये अपनी पार्टी से बगावत करने की स्थिति में है ही नहीं। इनसे बड़े नेता तो
जिस गडकरी की हम बात करते हैं वो बड़े नेता है महाराष्ट्र के, उनका जनाधार भी है और धनाधार भी है, बहुत बड़े उद्योगपति है, वो पार्टी चला सकते हैं, पार्टी चलाने के लिए पैसा लगता है। दूसरे राजनाथ सिंह हैं, बड़े जातीय आधार वाले उत्तर प्रदेश के, ये योगी आदित्यनाथ तो उनके सामने बच्चे हैं, एक मठ के मालिक हैं, गोरखपुर जिले के बाहर इनकी कोई सल्तनत नहीं है, लेकिन राजनाथ सिंह की है। राजनाथ सिंह भी अपना गुड़ खा के पिछले 7 साल से 8 साल से बैठे हुए हैं। तो आज की स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी में हुआ है वो बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा होना चाहिए था। मोदी और शाह की जोड़ी अपना प्रतिद्वंदी नहीं चाहती, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हेमंत जी की इस आशंका से मैं सहमत नहीं हूं कि उत्तर प्रदेश में उनको, योगी को हटाना कोई बहुत कठिन काम है। जिस दिन समय आएगा, जिस दिन, अभी अवसर नहीं हुआ, विधानसभा का चुनाव नहीं है, वहां अभी लोकसभा का चुनाव है, 80 सीटें उत्तर प्रदेश से हासिल करनी है, और वो मेहनत जैसे शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में की, लाडली बहना योजना का जो उनका अपना वोट बैंक था उसको भारतीय जनता पार्टी के झोले में डाल दिया। वसुंधरा राजे ने भी ना नुकुर करके भी जैसे भी काम किया, एक बहुत अच्छी संख्या भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाली। तो ऐसे ही इस समय योगी आदित्यनाथ चूंकि आइकॉन बने हुए हैं हिंदुत्व के, तो उनसे वो उसी कोल्हू के बैल की तरह काम लेंगे और 80 में से कोशिश करेंगे कि कम से कम उनको 70 सीटें तो मिल ही जाएं। और जैसे ही ये सीटें मिलेंगी लोकसभा चुनाव के बाद, इनका भी पत्ता काट दिया जाएगा, और नहीं मिली तो भी काट दिया जाएगा। वो तो दोनों तरफ से उनको हलाल होना है, क्योंकि ये इन लोगों ने राजनीति में अदावत और निर्ममता के जो बीज बोए हैं पिछले 10 साल में, उसकी कोई मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। कांग्रेस में भी तानाशाही का आरोप इंदिरा गांधी पर बहुत लगा, लेकिन ऐसी अदावत उनके जमाने में भी नहीं हुई, ऐसे कठपुतलियां उन्होंने भी बिठाई। उनके जमाने में भी हाईकमान से ऊपर से ही पर्ची जाती थी, लेकिन विधायकों को बिठाया जाता था, उनको नाम पहले से बताया जाता था, अप्रत्याशित रूप से पर्ची दी होती थी, कह दिया जाता था कि भाई हाईकमान इनको चाहता है, हाथ उठाओ, सब हाथ उठाते थे, फोटो। अब वो सब नहीं हो रहा है। अब बुंदेलखंड में हमारे यहाँ कहावत है कि चुकरिया में गुड़ फूट रहा है, मिट्टी के बर्तन में गुड़ फूटता है कि कोई आवाज नहीं आती, वो काम ये कर रहे हैं। और इसमें आरएसएस इनका बराबर का हिस्सेदार है। आरएसएस की सहमति के बिना ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इनकी रणनीति जैसे तैसे सत्ता में बने रहने की है 2024, 2029, 2047 तक, तो उसके लिए ये कुछ भी कर गुजरेंगे। और इन्हें पता है कि पार्टी में बगावत की कोई गुंजाइश नहीं है, पार्टी में बंटवारे की कोई गुंजाइश नहीं है। बुशरा जी, जी बिल्कुल। और ये भी क्या आपको लग रहा है, क्योंकि अगर हम ये देखते हैं कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं, अगर मध्य प्रदेश की बात करें खास तौर पर, क्योंकि राजस्थान में तो आज ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना की जब पहली कैबिनेट की मीटिंग होती है तो 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, बसों के लिए मुफ्त यात्रा और नौकरी परीक्षा कैलेंडर जो है, इस तरह के डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं। लेकिन जब मध्य प्रदेश की पहली कैबिनेट की मीटिंग होती है तो खुले नॉनवेज की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाता है और धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। बुलडोजर का खुलेआम इस्तेमाल किया जाता है और वो देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके ऊपर तलवार से जो हमला किया गया था, और उसके बाद सब कुछ न्याय जो है वो पूरा बुलडोजर से किया जा रहा है। तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जिस भरोसे के साथ मुझे मध्य प्रदेश का सीएम बनाया है, देखिए मैंने उसकी शुरुआत जो है वो कर दी है। और ये फर्क साफ ये भी दिख रहा है कि तेलंगाना में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी उनकी प्रायोरिटी क्या है, और यहाँ जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी तो उनकी प्रायोरिटी क्या है। क्या अभी अचल जी आपको ये लगता है कि जातीय समीकरण की बात की जाती है या फिर जिस तरह की योजनाएं जो है लेकर आई जाती हैं, लेकिन आखिर में चुनाव जो लड़ना है वो सारा का सारा सिर्फ हिंदुत्व पर ही लड़ना है। और अभी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो अभी डिसीजन आया है कि एसआई जो है वो उसको शाही ईदगाह जो है उसका भी अब इंस्पेक्शन जो है वो किया जाएगा। तो एक एक करके ज्ञान व्यापी के बाद अब इसका नंबर आ गया है, राम मंदिर का तो उद्घाटन हो ही रहा है जनवरी में। तो आपको लग रहा है कि अब ये सारी मैसेजिंग जो है वो चल रही है और जो कठपुतलियां बिठा दी गई हैं वो भी सारे काम उसी तरह से करती हुई नजर आएंगी और हम 2024 की लड़ाई एक तरफा सिर्फ हिंदुत्व पर होती हुई देखेंगे। क्या आपको ये भी लग रहा है, दो सवाल है मेरे आपसे, और क्या आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन क्या इसके लिए तैयार है? 19 तारीख को हालांकि मीटिंग होनी है, क्या इस सबके लिए तैयार है वो? बुशरा जी देखिए, आपके पहले सवाल का जहां तक बात है
तो मतदाता भी जानता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी जानता है कि ये बुलडोजर संहिता की तहत ही अपना काम करेंगे, और उसी से इनको, चूंकि उत्तर प्रदेश में आतंक का राज कायम करके ये दूसरे टर्म में आए हैं, तो उन्हें लगता है कि अब मध्य प्रदेश में तो चौथे टर्म में आए हुए हैं, 2003 में आए थे, 2023 में भी सत्ता में है, तो ये अब जिस ढंग से चाहेंगे उस ढंग से ड्राइव करेंगे। जहां तक नए मुख्यमंत्री का सवाल है, तो उनके पास तो अभी न कोई दूर है न दृष्टि है, तो वो अगल बगल की रहे हैं, वो योगी जी को फॉलो कर रहे हैं, और योगी जी किसको फॉलो कर रहे हैं ये सबको मालूम है। तो यहाँ पर मोदी की गारंटियों की बात अभी नहीं होगी, मोदी की गारंटी की बात होगी लोकसभा चुनाव घोषित होने के ठीक 1 महीने पहले। अभी तो यही डंडा चलेगा, ध्रुवीकरण की कोशिश होगी। हालांकि मध्य प्रदेश में मुस्लिम आबादी बहुत कम है, निर्णायक स्थिति में नहीं है, लेकिन डरा करके तो रखना है उनको भी, तो ये काम शुरू हो गया। जैसे राजस्थान में तो ये शपथ ग्रहण से पहले सज्जन थे, गेरुआ कपड़े पहन के विधायक चुने ही गए थे, शपथ भी नहीं ली थी, वो जयपुर में पहुंच गए थे दुकानें बंद कराने मांस मदिरा की, कि भैया बंद करो, ये ऐसे नहीं चलेगा। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, एक ही ढंग से एक ही रंग की सरकार चलेगी, और यही इनकी रणनीति है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो हो जाने दीजिए आप, 50 क्विंटल चावल पूरे देश में पीला करके बांटा जाना है। कांग्रेस के पास, इंडिया गठबंधन के पास जनता है, और यानी मतदाता के पास पहुंचने का ऐसा कोई नायाब तरीका है ही नहीं। तो इंडिया गठबंधन तो आप समझिए कि बड़े असमंजस में है, इस आंधी को, इस तूफान को कैसे रोक ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि आंधी बहुत तेज चल रही है, और ये पीले जो चावल हैं, ये पीले चावल फिर करामात करेंगे। और ये इंडिया गठबंधन का जो धर्मनिरपेक्षता का नारा है, प्रेम की दुकान खोलने का जो नारा है, वो ये धर्म ध्वजाओं की आंधी में कहीं उड़ न जाए, ये आशंका है। जबकि इसकी जरूरत बहुत है कि हम धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़े, हम भारतीय हिंदू जो सभ्यताएं हैं, भारतीय संविधान है, उसके जो मूल्य हैं उनके लिए लड़े। लेकिन ये लड़ाई बहुत नौथरी होती दिखाई दे रही जी, और इसीलिए ये बहुत ही ये बात है जो कही है, और बहुत चिंताजनक है कि 2 बार बैक टू बैक 2014 2019 सत्ता पाने के बाद 2024 में भी ऐसा लग रहा है कि जिस अति आत्मविश्वास से लगातार रहे हैं, और मीडिया जिस तरह से उनका साथ देती हुई नजर आ रही है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए जो उनके अघोषित साझेदार हैं, चाहे वो तमाम एजेंसीज हैं, या फिर जिस तरह से अभी नया कानून इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति का लाया गया है, जिस तरह से साथ है, इंडिया गठबंधन कैसे पार पाएगा? ये एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है कि इस ताकत के साथ इंडिया गठबंधन की स्ट्रेटजी आखिर क्या है। 19 तारीख को बहुत सारी चीजें पता चलेंगी और उसका इंतजार करना होगा, लेकिन क्या वाकई में वो इससे पार पाएगा? लेकिन सवाल मेरा हेमंत जी है कि लोक नीति CSDS ने एक सर्वे कराया है कि अभी रिसेंट साल में एम्प्लॉयमेंट जो है कि कितना बड़ा है। तो पंजाब में लोगों ने कहा 85%, यूपी में लोगों ने कहा 78%, उत्तराखंड में कहा लोगों ने 85%, गुजरात में 88%, गोवा में 83% लोगों ने कहा, और हिमाचल प्रदेश में 90% लोगों ने कहा, कर्नाटका में 44%, MP में 54%, राजस्थान में 43%, छत्तीसगढ़ में 49% और तेलंगाना में 69% लोगों ने यह कहा कि इन 5 सालों में मतलब बहुत बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है, और खासतौर पे युवाओं में। लेकिन जब मोदी जी ये कहते हैं फर्स्ट टाइम वोट में बात कर रहा हूं, या जाति सिर्फ एक होती है, वो गरीब की होती है, उसमें युवा, महिला, सबको उन्होंने शामिल कर लिया है, या आपको लगता है कि एक जैसे कहते हैं ना, ये अंदर किताब में जो पन्ने हैं उसमें बिल्कुल अलग कहानी लिखी हुई है, और वो कहानी सिर्फ भगवा है, वो कहानी सिर्फ हिंदुत्व की है। तो ये लोग जब वोट करने जाते हैं तो क्या धर्म का चश्मा इतना इनके ऊपर ऐसे चढ़ा हुआ है कि ये सारी चीजें इनके लिए धराशायी हो जाती है और वोट से वही कर आ जाते हैं, या फिर जिस तरह से मैंने कहा देती हुई नजर आती है इनका, हमें उनको भी नहीं चाहिए? देखिए बुशरा जी, जो आज की तारीख में सूरत हाल है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के स्तर पे 30% के आसपास एक ऐसा वोट बैंक क्रिएट कर दिया है, जिसको आप भगत कह सकते हैं, जिसको आप हिंदुत्व के जो भगवाधारी कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, जिनको बेरोजगारी से, जिनको महंगाई से, जिनको दुनिया की किसी चीज से, जिनमें चाइना के इन्वेजन से लेकर के पार्लियामेंट पे अटैक से लेकर किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, वो एक ऐसे अंधभक्त, एक पूरा जेनेटरी क्रिएट की गई है। 30% तो वो लोग हैं, उसमें तो क्या आप डिस्प्यूट मानिए मत।
बाकी जो 70% लोग हैं वो है असली खेल। और यहां मुझे एक बात कहने में कोई शंका नहीं है, जैसा राकेश जी ने बहुत वरिष्ठ है हमसे, उन्होंने बहुत जायज बात कही कि जो आज का सूरत हाल है, अगर आप आज देखें, आप 3 तारीख को परिणाम आया था, 19 तारीख को उसके बाद 16 दिन के बाद यूपीए इसकी इंडिया अलायंस की मीटिंग हो रही है। 16 दिन तक क्या कर रहा है पूरे का पूरा अलायंस? कितना समय बचा है? जो आपने कहा इंट्रोडक्शन में कि 55 दिन बचे, आप उसको 60 कर लीजिए। क्या ये आपकी तैयारी है? एक तो मोदी और अमित शाह जैसे लोग हैं जो पूरा भाजपा का जो जगरनॉट है, सुबह से रात तक जो जीतते ही राजनीति को है, और दूसरा आपका इंडिया गठबंधन है। देखिए, मेरा एक बात बिल्कुल साफ मानना है, इसको कोई किसी भी रूप में ले, मोदी की सबसे बड़ी ताकत उनके अंधभक्त हैं, उनकी एजेंसीज हैं, उनका इलेक्शन कमीशन है, उनका धनबल है, एक पक्ष है। मुझे लगता है कि मोदी की सबसे बड़ी ताकत नकारा विपक्ष भी है। 2014 से लेकर के आज तक ऐसी 20 घटनाएं आप गिनिए जिसके बावजूद बीजेपी को वो कॉर्नर नहीं कर पाए। नोटबंदी से लेकर के, काले धन से लेकर के तमाम ऐसे इश्यूज आपको मिलेंगे। चाइना इन्वेजन करके आज भी लद्दाख में बैठा हुआ है। आज जो पार्लियामेंट के अंदर जो हो रहा है, चुनाव आयोग का रिजल्ट बदल, इसका जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जो कंडीशन बदल दी। मुझे एक बात आइए, इजराइल कितना छोटा देश है, वहां पर जो नेतन्याहू हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कम करने का बिल लेके आए, पूरा देश सड़कों पे आ गया। आपने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में आपने एक विरोध किया, वॉकआउट किया, वो बिल लागू हो गया, कानून बन गया। आपकी ड्यूटी यही थी कि क्या विपक्ष की? आज तक विपक्ष ने पिछले 9 साल में किस एक मुद्दे पे पार्लियामेंट में ये ड्रामे करने के बजाय किस एक मुद्दे पर धारदार तरीके से लोगों को सड़कों पर एकत्रित किया? क्या विपक्ष मर चुका है क्या? देखिए, 2 चीजें समझनी पड़ेंगी और बहुत शिद्दत के साथ समझनी पड़ेंगी। अगर ये चुनाव 2019 में, जैसा राकेश जी ने कहा, ये चुनाव अगर इसी तरीके से इस दिशा में जाता है, एजेंसीज तो मदद करेंगी, स्वाभाविक, इलेक्शन कमीशन सब सेटल हो गया है, और ईवीएम का भी आपने हल्का सा जिक्र किया। ये जो चुनाव अगर यूं का यूं चलता है इस दिशा में, और अगर मोदी यूं के यूं 2024 में प्रधानमंत्री बनते हैं, तो विपक्ष की इतिश्री है। जो नेता बोलेगा वो जेल में होगा। जिनके पीछे ईडी, कांग्रेस के तमाम नेता, जो विपक्ष के तमाम नेता हैं, शरद पवार से लेकर के तमाम, सबके ऊपर ईडी के केसेस हैं। आपको लगता है आज के दौर में जिस व्यक्ति पे, सीबीआई छोड़ दीजिए, जिसके ऊपर ईडी का केस है, वो चू भी कर सकता है या वो बीजेपी को चुनौती भी देगा? आपने कमलनाथ का हाल देख लिया, आपने वहां पर राजस्थान में देख लिया गहलोत का हाल। इलेक्शन प्रोसेस के दौरान गहलोत के भाई के यहां रेड हुई, इलेक्शन प्रोसेस के दौरान, और ऐसे ही मुतासरा के यहां पे हुई, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में हुई। मेरा केवल ये कहना है, मोदी की सबसे बड़ी जो मजबूती का कारण है वो नकारा विपक्ष है। 16 दिन से अब तक वो क्या कर रहे हैं? संसद के अंदर 2 व्यक्ति कूद गए बच्चे, एक पक्ष वो है। बुशरा जी, एक इसका और पहलू है जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता किन कारणों से नहीं कर रहा है। वो जो 2 बच्चे कूदे हैं, जो 2 बच्चों ने 2 ने बाहर हंगामा किया है, वो सबसे शिक्षित युवा हैं। क्या विपक्ष की आंखें फूट गई हैं? वो इस मुद्दे के साथ साथ ये भी उठाए साथ में कि वो युवाओं की आवाज क्यों नहीं बनते? कि इतनी शिक्षित लड़की जो ये हमारे हरियाणा वाली है, आपको पता है वो क्या क्या क्वालिफिकेशन है उसकी? शी इज सीटेट, शी इज एचटेट, शी इज नेट, एंड शी इज 42 ईयर्स एज। उसको 1 रुपए की नौकरी नहीं मिली। क्या इस मुद्दे पे सरकार को नहीं घेरा जाना चाहिए? एक उनमें से इंजीनियर है। विपक्ष की आंखें फूट गई है। केवल एक पहलू देखिए, सरकार की सुरक्षा के अंदर सेध है, कोई शक नहीं है इसके अंदर, ये नहीं होना चाहिए। उन बच्चों का तरीका विरोध का गलत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या विपक्ष को यह मुद्दा भी नहीं बनाना चाहिए कि युवाओं का जो दुर्गति कर दी गई है मोदी ने, जो क्या समझबाग दिखाए थे और आज वो कहां खड़े हैं बेचारे, क्या इसको भी मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए? और 2 दिन से वो ड्रामे करते घूम रहे हैं। क्या वो पार्लियामेंट में अमित शाह अगर स्टेटमेंट नहीं दे रहे, आप वॉकआउट करते फिरते हैं, तमाम करते हैं, क्या आप पार्लियामेंट के अंदर ही अनिश्चितकालीन धरना नहीं दे सकते क्या? देखिए, नई परिस्थितियां हैं, नए तरीके से मोदी और शाह से लड़ना पड़ेगा। ये वॉकआउट, ये सब नोटिंग, ये सब पुरानी चीजें होगी। अगर सरकार संसद में जवाब नहीं दे रही है, और इस सरकार ने तो एक नया रिकॉर्ड बनाया कल, जो सांसद संसद के अंदर नहीं था उसको भी सस्पेंड कर दिया। कमाल देखिए, मतलब इससे बड़ी निर्लजता देश के इतिहास में कभी नहीं होगी। और वो कहते हैं माफी नहीं मांगी, उन्होंने कहा गलती से हो गया और हम उसको ठीक, हमने स्पीकर से रिक्वेस्ट की कि उसको ठीक कर दे। ये निर्लजता है। और जो कांग्रेस पार्टी और जो तमाम एलाइज है वो क्या कर रहे हैं? विरोध के नाम पर विरोध। इससे नहीं चलेगा बुशरा जी। मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है, मैंने 1-2 बार पहले भी आपके शो में आंकड़ों के साथ ये बात आपसे की है कि ये चुनाव आज भी खुला हुआ है। लेकिन क्या विपक्ष सच मायने में इस चुनाव को लड़ना भी चाहता है? कमलनाथ का चुनाव मध्य प्रदेश का सबने देखा,
क्या कारण हुए कि 20 दिन पहले कमलनाथ स्लो हो गए, पहले तो पूरा मोमेंटम बना के पीक पे ले गए, और जब वक्त आया तो कमलनाथ की गति 1/3 रह गई, खर्चा बिल्कुल बंद कर दिया, परिणाम सामने है। क्या उनको भी एक फोन गया था? जवाब है हाँ। तो इस हालत में शरद पवार बार बार जो अडानी के आ जाते हैं, आपको क्या लगता है वो कांग्रेस की तरफ है या उस इंडिया गठबंधन की तरफ है? जो जिस तरीके से हर जगह केजरीवाल पहुंच जाते हैं, आपको क्या लगता है? लेकिन उन सारी फॉल्ट लाइंस के बावजूद मेरा ये मानना है कि अगर विपक्ष चाहे तो आज भी चुनाव खुला हुआ है, चुनाव बंद नहीं है, प्रोवाइडेड अगर आप लोगों के पास जाकर देखिए। लोग दुखी बहुत है, लेकिन आप क्या करते हैं? मोदी का तो पूरे देश में मैं चल रहा है, मैं के अलावा कुछ है नहीं। क्या आप सारे जा करके हम के रूप में उनके पास जा सकते हैं और हम सब बन सकते हैं? उनकी भाषा, उन्हीं के इश्यूज, उन्हीं का टर्फ, और उनको ये बताएं कि हम सब आपके दुख सुख में शामिल होने आए, और मुद्दे की बात उनकी कीजिए। पिछली बार राहुल गांधी ने क्या किया? मणिपुर के अंदर जाके राफेल पे वोट मांग रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में मांग रहे थे। अरे भाई, वहां का जिक्र कर लो आप। तो किस तरह के रणनीतिकार है? जहां पर जिस स्टेट के जो लोकल मुद्दे हैं और जो पूरी परिस्थितियां हैं, नया नैरेटिव खड़ा करना पड़ेगा। और मोदी की मैं का इलाज तो 2 घंटे में हो सकता है, प्रोवाइडेड आप शिद्दत से केवल लड़ने की ठान लें। लेकिन किसी के पीछे सीबीआई है, किसी के पीछे ईडी है, किसी के पीछे और कारण है, कोई अपनी पार्टी का भीतरघात कर रहा है। सारे साथी एक बात कहते हैं कि कमाल की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हरा दिया। मैं इस बात को मानता ही नहीं। कांग्रेस को काट रही है राज्यों के अंदर, भाजपा केवल अंतिम संस्कार कर रही है। ये समझना पड़ेगा। जिन राज्यों में कांग्रेस डायरेक्ट फाइट में है बीजेपी, और असली क्राइसिस वही है बुशरा। सारे के सारे कांग्रेस के जो क्षेत्रप है वो एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए, यही मोदी की ताकत है। ये समझना पड़ेगा आपको। बिल्कुल जी। और हेमंत जी, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं डिफर करते हुए जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगी कि जब हम इंडिया गठबंधन की जब हम बात करते हैं, और जब ये 28 दलों का जब गठबंधन बना एक साथ, जब ये तमाम पार्टियां एक साथ आई और कुछ पार्टियां फिर बाद में और जुड़ी, और उसके बाद जो हमने इनके अलग अलग मीटिंग देखी, इन तमाम लोगों को ये अच्छे से पता था और पहले से ही ईडी सीबीआई इनके घरों पर या फिर इनके जो करीबी नेता है उनके घरों पर पहुंच रही थी, और ये इन्हें पता था कि अगर ये एक साथ इस तरह से आई तो इनके साथ ये सब कुछ होगा। इनके साथ जो ईडी सीबीआई है ये और आने पर इनके घरों पर, इनके ठिकानों पर जो है छापेमारी करेगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये सब दल एक साथ इकट्ठा हुए। जो शुरू की 3 मीटिंग्स हुई उसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बहुत बढ़िया मोमेंटम जो है उसने बांधा था, और एक तरह का पूरा परसेप्शन जो है वो चेंज हो रहा था। चाहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो, कर्नाटक हिमाचल की जीत हो, उसके बाद इस तरह का इंडिया गठबंधन का बनना हो, और लग रहा था कि मुश्किल में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये जिस तरह से अभी 3 राज्यों के जो नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं परसेप्शन में इनको एज जरूर मिला है। लेकिन जैसे आपने कहा कि अभी इलेक्शन पूरा खुला हुआ है। और आखिरी सवाल अनिल जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि खासतौर पर राजस्थान की जब हम बात करते हैं, वसुंधरा को हटाकर जो 2019 में जो नंबर मिला था जब तो अशोक गहलोत की सरकार थी, क्या आपको लगता है कि वो रिपीट किया जा सकता है, या आपको लगता है कि कुछ और ही कर सकती है वसुंधरा राजे? क्योंकि कोई तो वो अंडर मैसेजिंग कोई तो देने की कोशिश करेंगी। हेमंत जी पूरी तरीके से डिसएग्री करेंगे इस पर, लेकिन फिर भी मैं सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, मेरा मानना ये जो हेमंत जी ने कहा, इस बात से मैं बहुत एग्री करता हूं कि इन लोगों के पास कोई नैरेटिव है ही नहीं। एक नैरेटिव अशोक गहलोत लेकर आया, राजस्थान मॉडल वेलफेयरिज्म, वो कहां उड़ गया? आप देखिए, जब लोग उस पे गए, तारीफ करते गए, अरे अशोक गहलोत जैसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, पर बटन कौन सा दबा के आए? ईवीएम में आपने बटन कौन सा दबाया? आप बाहर निकले वोट देने के बाद भी तो आप बोलते रहे अरे अशोक गहलोत बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं, पर आपने बटन क्या दबाया? अंत में आके रिजल्ट देखा जाता है। अब अशोक गहलोत बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर थे, बहुत बढ़िया परसेंटेज था उनका, पर अंत में हुआ क्या? वहीं पे एक नैरेटिव लाए थे आप वेलफेयरिज्म का। आपके दिमाग में ये था कि हम वेलफेयरिज्म से ध्रुवीकरण को हरा सकते हैं, वो भी आपका पिट गया। आपके पास टाइम कम है, हेमंत जी ने जो बोला उसको एग्री करता हूं, आपके पास कम है, आपको जल्दी से जल्दी को नैरेटिव लाना पड़ेगा, नहीं तो 2024 के बाद में आप, मैं तो कहता हूं इलेक्शन ही भूल जाइए। आप इलेक्शन की बात ही मत करिए। कैसा विपक्ष, कौन सा विपक्ष कहां बैठा होगा किसी को पता नहीं वो विपक्ष। एक बात और बोलना चाहूंगा भूषण जी, जब अचल साहब सीनियर है, बहुत सीनियर है, और हेमंत जी भी नॉलेज बहुत ज्यादा रखते हैं, ये क्यों रिवोल्ट नहीं करते हैं बीजेपी के नेता? इसके पीछे जो आप कारण बोल रही है, मेन कारण है सेंट्रल एजेंसीज। जिस दिन रिवोल्ट की आवाज भी आई,
उस दिन इनका खेल हो जाएगा। ये कहां जाएंगे? इनको दिमाग में ये भी रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा नहीं हो ईडी हमारे घर में आ जाए और हमें जेल में बैठा दे। वो बेचारे मनीष सिसोदिया कब से बैठे हैं, मतलब वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे, तो डर तो लगता ही है। आखिर में आदमी है वो भी। हाँ, पर हेमंत जी की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, पर उसमें एक चीज ऐड करूंगा। हेमंत जी ने कहा कि इन्होंने अभी तक जैसे वो जो लड़के कूदे थे पार्लियामेंट में, लोकसभा में, वो उसका मुद्दा उठाया नहीं, बेरोजगारी का। आपने बेरोजगारी की बात करी, कौन से स्टेट में कितनी है? देखिए, आपको एक बताऊं, 30% वोट शेयर हेमंत जी ने बोला, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। 30% वोट शेयर मोदी का इंटैक्ट है। आप कूदिए मत कूदिए, पेट्रोल को 2000 रुपए लीटर कर दीजिए, वो कहेंगे कोई अंतर नहीं पड़ता। मोदी जी तो विश्व गुरु हैं। ऐसे लोग बहुत हैं, आपको बताओ। और मेन स्ट्रीम मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें, ऐसा एक ऑरा बनाने का। बात अंत में यह आती है, एक बात से हेमंत जी की मैं डिसएग्री क्यों कर रहा हूं उसका मैं बताता हूं। राजस्थान में क्या बीजेपी ने कभी प्रोटेस्ट करा था? एक बार भी? तो भी सरकार में आ गए। एक बार प्रोटेस्ट नहीं करा था। पर हां, यह जरूर मानता हूं, जो इंडिया अलायंस है उसको नैरेटिव बनाना पड़ेगा, जनता के बीच में उस नैरेटिव को लेके जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेके गए, चुनाव भूल जाइए 2024 के बाद में, घर बैठिए आराम कीजिए। और अगर आप बोलेंगे तो आपका हशर आप जानते हैं, मनीष सिसोदिया जैसे कहीं बैठे होंगे आप भी। तो इसलिए मैं मानता हूं 2024 बहुत क्रूशियल है सबके लिए, हमारे लिए भी और उन नेताओं के लिए भी जो विपक्ष में है। उसके बाद देखते क्या होता है। हम भी आपके पास खुल खुल के बोल रहे हैं अभी, तो क्या पता 2024 इलेक्शन के बाद हम भी नहीं बोल पाए आपको जो बातें हम कर रहे हैं अभी। इतना सारा ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, पर हाइंडसाइट में ज्ञान देना बड़ा आसान होता है बुशरा जी, ज्ञान इन एडवांस इज वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत संक्षेप में जी, बहुत संक्षेप में राकेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपको वक्त दूंगी हेमंत जी। बहुत संक्षेप में राकेश जी, आपसे मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या जो वेलफेयरिज्म का और एक सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी, व्यक्तिगत जनगणना, ये तमाम मुद्दे जो उठाए गए थे, लग रहा है कि मंडल की तरफ ही आ रहा है और मोमेंटम पकड़ रहा है। इन आपको नहीं, सब सुनाई नहीं दे रहा, आपको सुनाई नहीं दे रहा सवाल जी। नहीं, दरअसल मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया, लेकिन जहां तक मैं समझा हूं। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी जी जी। सॉरी, मैं जहां तक समझा हूं कि देखिए, ये जो जितने मुद्दे हैं ये अपनी जगह जिंदा हैं, और जैसा हेमंत जी ने कहा कि सरफरोशी की तमन्ना तो आपको दिखानी पड़ेगी। आपने बाजुओं में जोर कातिल का देख लिया है, लेकिन आप अगर ईडी से डरे रहेंगे, सीबीआई से डरे रहेंगे, जेल जाने से डरते रहेंगे, तो फिर हो गया लोकतंत्र का कल्याण। फिर आप राजनीति छोड़ दीजिए, घर बैठिए। संसद तो ध्वनिमत से चल रही है, ये बहरी संसद है, मेरे सभा करके काम है। यहाँ जो बात पूछ रहा है, थोक में 16-17 निर्वाचित सांसदों को आप निलंबित कर देते हैं, तो आप तो चाह ही नहीं रहे कि लोकतंत्र हो, आप तो चाह ही नहीं रहे कि ये संसद हो। और जहां तक सवाल है अनिल जी ने कहा हम लोगों के बोलने का, तो हम लोग तो शायद बोलते रहेंगे, क्यों हमारे यहाँ ईडी भी आ जाए, सीबीआई भी आ जाए, तो उसे कुछ मिलना नहीं है। तो इसलिए हमारी बोलती बंद नहीं होगी, बोलती बंद उन लोगों की होगी जो सियासत करते हैं, और सियासत ही जिनका धंधा है, जिससे वो अरबों खरबों के मालिक हैं। आप देखिए, कोई अभी हमारे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने, वो आदिवासी है, सांसद हैं 4 बार के, और उनके पास भी करोड़ों रुपया है। हमारा जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बने यादव जी, पहलवान है, 150 करोड़ के मालिक हैं। अब करोड़ों के मालिक लोग राजनीति में आएंगे तो मरना और कटना होना ही पड़ेगा। हम लोग सिर्फ सलाह दे सकते हैं, हम लोग उनके मरे हुए जमीर को जगाने के लिए दस्तकें दे सकते हैं, वो हम लोग दे रहे हैं। जी जी, 30 सेकंड हेमंत जी, बहुत वक्त की बहुत कमी है जी। बुशरा जी, अनिल जी ने कहा कि बीजेपी ने कभी वहां पे विरोध नहीं किया था, 100% सहमत हूं, लेकिन बीजेपी का काम कांग्रेस ही कर रही थी ना आपस में। सचिन पायलट और गहलोत पिछले 5 साल से यही कर रहे थे। वो मैं जिस बात को कह रहा था। दूसरी बात मैं कह रहा था, जो सबसे बड़ी बात जो राकेश जी जिसका जिक्र करना भूल गए शायद, कांग्रेस पार्टी को अगर सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन के तौर पे आना है,
तो उनको जो स्टेट्स आउटसोर्स करने की जो परंपरा है ना, इस चुनाव का आप परिणाम देखिए, नेट टेक अवे क्या है। तीनों स्टेट आउटसोर्स थी। एक जगह छत्तीसगढ़ में वहां के सीएम भूपेश बघेल को आउटसोर्स थी, वहां कमलनाथ को आउटसोर्स थी, और वहां जो राजस्थान के अंदर गहलोत को थी। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने तीनों का परिणाम देख लिया। तीनों स्टेट के अंदर कुल कांग्रेस की 3 सीट आई थी, जिसमें राजस्थान 0 था। मध्य प्रदेश के अंदर केवल कमलनाथ का बेटा जीता, और राहुल गांधी ने पब्लिकली ये कहा कि आपने अपने बेटों को जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी बर्बाद कर दी। उसके बावजूद क्या कोई किसी का इस्तीफा हुआ अब तक? ये जो परंपरा कांग्रेस की है कि जो ये ढोने की, इनको ढो रहे हैं ये, और ये आउटसोर्सिंग की नीति। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, और क्षेत्रीय जो क्षेत्र है उनको अगर इस तरीके से आउटसोर्स करेगी, जिनके पीछे ऑलरेडी ईडी है, तो उसके परिणाम भी वही होंगे जो 2014 में हुए थे, जो 2019 में हुए थे। एक तो ये नोट कर लीजिए। दूसरा, जिस दिशा में देश जा रहा है, जो सारे साथी सहमत भी होंगे, एक बात मैं कह सकता हूं, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी हालांकि, अगर ये स्थिति यूं ही चलती रही तो इस देश में वोटिंग तो होती रहेगी बुशरा जी, लेकिन चुनाव नहीं होगा। वोटिंग होगी, चुनाव नहीं होगा। हम उस दिशा में बहुत तेजी से जा चुके हैं। हम रशियन मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर पूंजीपतियों को पैदा किया जा रहा है, उन्हीं को सब कुछ दिया जा रहा है, गरीब आदमी को मजदूर बनाया जा रहा है, और ये वो स्थिति है। और जो विरोधी है उन सब का इलाज किया जा रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सारे विरोधी अपना इलाज खुद ही करवा रहे हैं, अपनी अकर्मण्यता के कारण, अपनी नलायकी के कारण, और अपने फूट के कारण, आपस में भी और अदरवाइज भी। मुद्दों का जो दिवालियापन इस देश में आज दिख रहा है विपक्ष के पास, ऐसा कभी नहीं देखा गया। इसके पीछे कारण कोई भी हो, लेकिन यह सोचना पड़ेगा कि इस देश में लोकतंत्र रहेगा या नहीं। मुझे देश में रशियन मॉडल आता हुआ दिखाई दे रहा है सामने से। अब यह जिम्मेवारी विपक्ष की है कि वो इसको किस तरीके से इफेक्टिवली काउंटर कर पाता है। बिल्कुल। और तीनों मेहमानों ने जिस तरह की बातें अभी सामने रखी हैं, जाहिर सी बात है ये साफ तौर पे दिखाती है कि 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है वो कोई आम चुनाव नहीं है। और उसके बाद एक बार फिर से अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, और अगर इंडिया गठबंधन उस तरह से तेजी अपने कामों में नहीं लेकर आता है, क्योंकि अभी भी चुनाव जो है ओपन है, तो फिर 2024 के बाद आप भूल जाइए कि आप क्या ख्वाब देख रहे हैं। जैसे अभी हेमंत जी ने कहा कि चुनाव तो वहां पर होंगे, लेकिन किस तरह से होंगे और कैसे होंगे, उसकी बात अभी उन्होंने कही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम को देखने के लिए। ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम को शेयर करिए, और हमारे तमाम वीडियोस को आप लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और शाम को 7 बजे आपके साथ जुड़ेंगे राजीव जी न्यूज पॉइंट लेकर। नमस्कार।